नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है चितवन लाइव लर्निंग पर। मैं अलका सिंह आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक आपको यूपी टेट, सी टेट, बीएड, बीटीसी, सुपर टेट, यूजीसी नेट जो साइकोलॉजी या फिर आपका एजुकेशन से कर रहे हैं उसमें हमेशा पूछा जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका कोई भी नोट छूटे ना। तो चलिए कवर कर लेते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में सबसे पहले हम पता करेंगे कि जीन पियाजे कौन थे। जीन पियाजे जो थे वो एक स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ये स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे और ये एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। किस विषय के मनोवैज्ञानिक थे? ये जंतु विज्ञान के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पियाजे किस प्रकार के मनोविज्ञान से संबंधित थे। तो पियाजे जो थे वो विकासात्मक मनोविज्ञान से संबंधित थे। आगे है, पियाजे ने संज्ञानात्मकता पर बल दिया और संज्ञानवादी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किस चीज़ पर बल दे रहे हैं? यानी कि पियाजे जो है वो संज्ञानात्मकता पर बल दे रहे हैं। संज्ञानात्मकता का मतलब होता है कि जब हम किसी भी ज्ञान को बुद्धि की सहायता से समझते हुए धारण करते हैं तो वो संज्ञान कहा जाता है। यानी जो भी ज्ञान आपके पास है, जो भी आप सीख रहे हैं, उसको सही ढंग से समझते हुए धारण करना संज्ञानात्मकता कहा जाता है। तो उसी चीज़ पर इन्होंने बल दिया है कि जो भी कुछ बालक सीखे उसको उसके बारे में पता होना चाहिए, वही संज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इस सिद्धांत को संज्ञानवादी विकास सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट है, पियाजे का सिद्धांत विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कहलाता है। यानी कि पियाजे का जो सिद्धांत है वो विकासी अवस्था सिद्धांत यानी डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो अपने सिद्धांत में विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताया है वो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी हैं व्यवस्थाएं। सबसे पहले पता कर लेते हैं कि इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या था। ये सिद्धांत जब वो लेकर आए तो इसको लाने का उनका उद्देश्य क्या था। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है एवं बतलाता है कि मानव कैसे क्रम से ज्ञान का अर्जन करता है। ठीक है, प्रकृति के बारे में है कि ये सिद्धांत जो है बताता है कि मनुष्य किस तरह से स्टेप टू स्टेप ज्ञान को सीखता है और उसको अर्जित करता है, कैसे इसे एक एक करके जोड़ता है तथा इसका उपयोग करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रयोग की। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? उन्होंने अपना प्रयोग अपने ही 3 बच्चों पर किया। ठीक है, विधि, किस विधि का प्रयोग किया? इन्होंने अपने प्रयोग में निरीक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड को इन्होंने अपनाया। नेक्स्ट आ जाता है, पियाजे के अनुसार बालक के मानसिक विकास पर वातावरण का प्रभाव अधिक होता है। ये अपने विकास में कह रहे हैं कि बालक के मानसिक विकास पर जो हेरिडिटी का नहीं, वातावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने शिक्षा को भी इसी तरह से कहा है कि बालक की जो शिक्षा है वो ऐसी होनी चाहिए, उसको ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जिससे बालक उस वातावरण में सही तरीके से चीज़ों को समझते हुए और क्रम के आधार पर सीखते हुए आगे बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत को 2 तरीके से यहाँ पर पियाजे महोदय ने डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले बताते हैं ये संगठन के बारे में। ठीक है, दूसरा आ जाता है अनुकूलन, यानी कि इसका सिद्धांत है संगठन। यानी कि संगठन का मतलब है प्रत्यक्षीकरण एवं बौद्धिक सूचनाओं को प्राप्त करना। यानी कि संगठन का मतलब है कि जो भी चीज़ें आपके सामने हैं उन चीज़ों के बारे में प्रत्यक्षीकरण एवं बौद्धिक सूचनाएं, जो बुद्धि के आधार पर काम करने वाली सूचनाएं हैं, उनको संगठित रूप से समझना। ठीक है, जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप जान रहे हैं, सबसे पहले आप उसे देखते हैं और देखने के बाद अपनी बुद्धि के आधार पर ये निर्णय निकालते हैं कि ये चीज़ क्या है, और उसी आधार पर बुद्धि जो है हमारी निर्णय लेती है और उसी को कहा जाता है संगठन।
दूसरा आ जाता है अनुकूलन। अनुकूलन क्या है कि पूर्व व नवीन ज्ञान, आप यहाँ पर देखेंगे पूर्व व नवीन ज्ञान के बीच में संतुलन बनाना अनुकूलन कहा जाता है। अगला आ जाता है अनुकूलन के दो टाइप यहाँ पर प्याजे महोदय ने बताए हैं। कौन कौन से हैं दो टाइप? आत्मसातीकरण और दूसरा है विशिष्टीकरण। आत्मसातीकरण का मतलब है नवीन ज्ञान व पूर्व ज्ञान के बीच में स्थायित्व लाना। जो भी आपका प्रीवियस नॉलेज है और जो भी आपकी नई नॉलेज है, उन दोनों को जोड़कर उनके बीच में एक बैलेंस लाना आत्मसातीकरण कहा जाता है। यानी कि उसको समझते हुए अच्छी प्रकार से धारण करना आत्मसातीकरण कहा गया है। विशिष्टीकरण, विशिष्टीकरण को यहाँ पर प्याजी महोदय ने कहा है कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने के बाद अपनी बुद्धि के आधार पर विशिष्ट तर्क का निर्माण करना एवं ज्ञान का विस्तार करना, ये विशिष्टीकरण कहा है। उसके बाद आ जाता है कि इस टॉपिक के बाद हम क्या क्या इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा विकासात्मक सिद्धांत की विकास का सिद्धांत क्या है, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा उसकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में और तीसरा अवस्थाओं की जो विशेषताएँ हैं उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कि संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं प्याजे महोदय ने बताई हैं। तो सबसे पहले है नंबर वन हमारी अवस्था है इंद्रिय जनित अवस्था, यानी कि संवेदी गामक अवस्था। इसे इंद्रिय जनित अवस्था अथवा संवेदी गामक अवस्था भी कहा जाता है। ये इसका फर्स्ट नंबर है, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा गया है और ये जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। ठीक है, इंद्रिय जनित अवस्था यानी संवेदी गामक अवस्था। और इस टॉपिक से हर बार कंपटीशन में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 हो गया आपका इंद्रिय जनित अवस्था। नंबर 2 आ जाता है आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये आपका नंबर 2 है और इसका जो टाइमिंग है वो है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, 2 से 7 वर्ष। नंबर 3 आ जाता है या फिर ठोस या फिर स्थूल, तीनों वर्ड्स में आपको लिखा मिल सकता है। कहीं पर भी अलग अलग एग्ज़ाम में थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाने के उसमें थोड़ा वर्ड्स जो हैं वो हिंदी में चेंज कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको सेम ही रहेगा। तो इसलिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ के देखें। यानी मूर्त, ठोस या फिर स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है, इसका टाइमिंग है 7 वर्ष से 12 वर्ष। एंड नंबर 4 है आपकी औपचारिक या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है और इसका जो टाइमिंग है वो 12 वर्ष से आगे की जितनी भी स्टेज है प्रौढ़ावस्था तक ये स्टेज चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 स्टेज प्याजी महोदय के अनुसार हैं। सबसे पहले इंद्रिय गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, फिर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष और औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से आगे। नेक्स्ट है आपका संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की विशेषताएं कि संज्ञानात्मक विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और ये अवस्थाएं इस टॉपिक के अंदर विशेषताएं इसके साथ ही मिक्स हैं। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि संवेदी पेशीय अवस्था। अभी हमने ऊपर पीछे चर्चा की थी, इंद्रिय जनित अवस्था को ही संवेदी पेशीय अवस्था भी कहा जाता है, जो 2 वर्ष जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था है। तो यहाँ पर इसका जो इम्पोर्टेंट नोट्स बनते हैं वो ये है कि इस अवस्था में जो इसकी विशेषता बनती है वो ये है कि इस अवस्था में बच्चा केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, इस अवस्था के अंदर क्या है कि बालक जो है वो केवल अपनी जो संवेदनाएं होती हैं, जो उसकी संवेदनाएं हैं, इमोशंस हैं और जो शारीरिक क्रिया है उसकी सहायता से ही ज्ञान अर्जित करता है। सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों, गंधों आदि का अनुभव करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा प्याजे ने, जो मेन इंपॉर्टेंट है, प्याजे ने नैसर्गिक स्कीमा का नाम दिया है। तो प्याजे ने जो इस अवस्था को क्या बोला है, इस अवस्था को वो नैसर्गिक स्कीमा कहते हैं। उन्होंने ये जितनी भी एक्टिविटी बच्चा करता है जिसमें बच्चा इंद्रियों की सहायता से जो है एक्टिविटी करता है, जिसमें बालक ध्वनियों, स्पर्श, रस, गंध और इन चीज़ों का अनुभव करता है, इन्हीं सब चीज़ों को प्याजे महोदय नैसर्गिक स्कीमा नाम दे रहे हैं।
ठीक है। आगे आ जाता है संवेदी गामक अवस्था। ये संवेदी गामक अवस्था की मुख्य यानी कि उप अवस्थाएं हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने ऊपर संवेदी गामक अवस्था पढ़ा है कि संवेदी गामक अवस्था हमारी कब से कब तक होती है। ये हमारी 2 से लेकर 7 वर्ष 0 से लेकर जन्म से यानी 2 वर्ष तक होती है। अब इन्हीं अवस्थाओं को 6 भागों में विभाजित किया गया है। कौन से हैं वे 6 भाग, वो पता कर लेते हैं। सबसे पहले है, ये है इसका 6 उप अवस्थाएँ हैं। सबसे पहला नंबर 1 है प्रतिवृत्त क्रियाओं की अवस्था, ठीक है, प्रतिवृत्त क्रियाओं की अवस्था। नंबर 2 है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। नंबर 3 है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसके बाद 4th 5th 6th नेक्स्ट पेज पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इन 3 को देख लेते हैं कि प्रतिवृत्त क्रियाओं की अवस्था क्या है। कि प्रतिवृत्त क्रियाओं में स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन जो जन्म से 30 दिन तक होता है, ठीक है। इसमें बालक का क्या क्या एक्टिविटी करता है, तो इसमें बालक जो है मूल मात्र प्रतिवृत्ति क्रियाएं करता है, यानी कि जैसे चूसने की क्रिया, ठीक है, इस तरह की क्रिया ओनली बच्चा करता है जन्म से लेकर 30 वर्ष तक। वॉशरूम जाना, दूध पीना, चूसना, इस तरह की क्रियाएं जो है बच्चा जन्म से 30 दिन तक करता है और इन्हें प्रतिवृत्त क्रियाएं कहा जाता है, ठीक है। डीप में जब बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सीटेट का एग्ज़ाम होता है, फिर यूजीसी नेट आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरह से बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका दोहराने, सेकंड नंबर है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया अवस्था। प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाएं यानी स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिफ्लेक्स, ये जन्म से लेकर 1 माह से 4 माह तक की ये अवस्था है और इसमें जो बालक एक्टिविटी करता है वो है दोहराने की क्रिया प्रबल होती है, ठीक है। इस अवस्था में दोहराने की क्रिया प्रबल होती है। बालक जैसी भी आवाज़ें सुनता है, जो भी देखता है, उसको अपनी ही आवाज़ में, अपनी ही भाषा में, क्योंकि उसके पास भाषा नहीं होती, बोलना नहीं जाता, लेकिन वो बल 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 करता ही रहता है, अपनी ही दुनिया में रहकर वो अनुक्रिया करता रहता है। उसके बाद है अधिक समन्वित हो जाता है, ठीक है। नंबर 3 आ जाएगा आपका गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। ये 4 से लेकर 8 माह तक की अवस्था कही जाती है। इस अवस्था में बालक उलटना, पलटना, छूना, जानबूझकर मनोरंजन क्रियाएं करता है। नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 है कि इस नंबर 4 आप देखेंगे गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। नंबर 5 है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। नंबर 6 है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज। तो ये सारी स्टेजेस हैं, ये सारे प्रकार हैं। तो अब हम देखेंगे नंबर 4 में, नंबर 4 का जो टाइमिंग होगा, यानी कि गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था का जो टाइमिंग है वो 8 से 12 माह तक होता है। और इस स्टेज में जो बच्चा है, इस स्टेज में बच्चा खिलौने छुपा देने पर खोजता है, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में समन्वय करना सीख जाता है। अगर उसका कोई खिलौना छुपा दे तो उसको खोजने की कोशिश करता है और एक स्थिति से दूसरी स्थिति में वो समन्वय करना सीख जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इस स्टेज का जो टाइमिंग है वो 12 माह से माह कहा गया है। उसके बाद है इस अवस्था में प्रयत्न एवं भूल से बालक सीखता है और वस्तुओं को ऊपर से नीचे गिराता है। नेक्स्ट नंबर 3 आ जाएगा आपका, नेक्स्ट है आपका मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज, ठीक है, स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। ये अवस्था जो है 18 माह से 24 माह तक की स्टेज कही जाती है। और इस स्टेज के अंदर जो विशेषता है इस स्टेज की वो क्या होती है, इसमें वस्तु स्थापत्य, यानी कि बालक जो है वस्तु स्थापत्य सीख जाता है। वस्तु स्थापत्य क्या होती है कि जो वस्तु उसके समक्ष नहीं है उसके बारे में भी बालक सोचने लगता है, ठीक है। 18 से 24 माह के बीच में बच्चा यदि उसके सामने कोई चीज़ नहीं है तो उसके बारे में भी सोचना प्रारंभ कर देता है। और ये वाला जो इम्पोर्टेंट नोट्स है, यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है क्योंकि इस नोट से, इस वस्तु स्थापत्य से बहुत बार ही नहीं कहना चाहूँगी, हर बार
चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, बीएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, यूपी टेट का देने जा रहे हैं या सी टेट का देने जा रहे हैं या बीटीसी का देने जा रहे हैं, यहाँ से कोई ही साल जाता होगा कि क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये हमेशा पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को, इस पॉइंट को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप इसे देखेंगे कि इस अवस्था को वस्तु स्थापत्य की अवस्था भी कहा जाता है। वस्तु स्थापत्य का अर्थ है जो वस्तु समक्ष नहीं है उसके बारे में भी बालक सोचने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का टाइमिंग है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष। प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज के भी 2 पार्ट हैं। सबसे पहला है प्राक संक्रियात्मक अवस्था और दूसरा आ जाता है अंतदर्शी काल। प्राक संप्रीत्यात्मक अवस्था जो है उसका टाइमिंग है 2 से 4 वर्ष और अंतदर्शी काल का टाइमिंग है 4 से 7 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसकी। तो सबसे पहली विशेषता है इसमें कि इस अवस्था में सूचकता विकसित हो जाती है, यानी कि बच्चा जो है चिन्हों के माध्यम से जो सीखना शुरू कर देता है। अनुकरण व खेल द्वारा सीखता है। भाषा व तर्क का विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा जो है अनुकरण के माध्यम से सीखता है और खेल खेल में चीज़ें सीखने लगता है और इसी स्टेज में तर्क भी विकसित हो जाता है। थोड़ा थोड़ा वो अपना दिमाग लगाने लगता है। नेक्स्ट आ जाता है गणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग कर लेता है, लेकिन उसमें छिपे नियमों को नहीं समझता। ठीक है, ओनली वो जैसा उसे एक बार करके दे देंगे उसको देखकर दोबारा से उसी तरीके के क्वेश्चंस को करता चला जाता है, लेकिन वो उसमें किस रूल को फॉलो हो रहा है, कौन सा रूल उसमें फॉलो हो रहा है, इस चीज़ को वो नहीं समझता। ठीक है, उसके बाद है तर्क क्रमबद्ध नहीं होते। जो उसके तर्क होते हैं वो क्रम से नहीं होते, वो अपनी बातों को सिर्फ बता देता है आगे पीछे करके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका मूर्त क्रियाकाल या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था या फिर स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी इसे कहा गया है, या फिर आप इंग्लिश में देख सकते हैं इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका टाइमिंग है 7 से लेकर 12 वर्ष तक। इस काल में बालक अंक, लंबाई, समय, भार जैसे संप्रत्यय सीख जाता है। बालक कार्य कारण संबंध जानने का प्रयास करने लगता है और इस अवस्था में बालक करके सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य तो हो जाता है, परंतु उसका चिंतन कुछ प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। इस अवस्था में बालक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना सीख जाता है। ठीक है, यानी कि जो ये अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक तर्क तो करना सीख जाता है, लेकिन उसका चिंतन जो है सिर्फ प्रत्यक्ष वस्तुओं तक होता है, यानी कि जो कुछ उसके सामने है वो उसी के बारे में चिंतन कर सकता है, जो उसके सामने नहीं है वो उसके बारे में चिंतन नहीं कर सकता। यानी कि जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो विजिबल हैं, वो उन्हीं के बारे में सोच सकता है, जो उन चीज़ों के पीछे गूढ़ रहस्य है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये अवस्था जो है 12 वर्ष के आगे स्टार्ट हुई। तो यह अवस्था 12 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। यह अवस्था किशोरावस्था में प्रवेश की अवस्था है। इसमें बालक समस्याओं के बारे में जानने एवं उनका समाधान करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मेन वेरी शॉर्ट में बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है। इसमें बालक मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करना भी सीख जाता है, यानी कि जो चीज़ें उसके सामने हैं, मूर्त हैं, उनके बारे में तो चिंतन करने लगता ही है, उसके साथ साथ जो चीज़ें उसके प्रत्यक्ष हैं और उस प्रत्यक्ष में छिपी हुई हैं उनके बारे में भी वो ज्ञान सोचने समझने लगता है। यानी कि जैसे बच्चा सम्स करने लगता है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा सम्स करने लगता है, सवाल करने लगता है, लेकिन सवाल के पीछे जो फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले का जो रहस्य है उस रहस्य को नहीं जान पाता। तो यहाँ पर इस स्टेज में बच्चा उस रहस्य को भी जानने की कोशिश करने लगता है। आगे आ जाता है इस कारण इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। ये अवस्था जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है तार्किक चिंतन की अवस्था भी कही गई है।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा परिकल्पनाओं को विकसित करने की अवस्था है ये, और वास्तविक व अवास्तविक में अंतर समझने की अवस्था भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, कि शिक्षा में पियाजे के सिद्धांत का क्या महत्व है। तो यह सिद्धांत सीखने की क्रमिक व आरोही प्रक्रिया पर बल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका पेडागोजी फॉर्म में बन सकता है कि सीखने की क्रमिक व आरोही प्रक्रिया पर कौन सा सिद्धांत बल देता है। तो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत इस पर विशेष बल देता है। तो ये क्वेश्चन आपका पेडागोजी फॉर्म में बन सकता है। अगला आ जाता है बालक को सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार होना चाहिए। यहाँ पर पियाजे महोदय सीखने के लिए कहते हैं कि बच्चे को यदि पॉजिटिव और अच्छा वातावरण मिलेगा तो उसी आधार पर बच्चे सीखने लगते हैं। जैसा उसे वातावरण मिलेगा ऐसा ही बालक सीख जाएगा। अगर वातावरण नहीं मिलेगा तो बच्चा चाहे बुद्धिमान हो उसके बाद भी वो उस तरह से नहीं सीख पाएगा जिस तरीके से एक नॉर्मल बच्चा सीख रहा है उचित वातावरण मिलने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका अनुकरण व खेल को महत्व। यहाँ पर पियाजे महोदय शिक्षा जगत में अनुकरण करने को और खेल को विशेष महत्व दे रहे हैं। उसके बाद है बालक की अवस्थाओं के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण व उसी के अनुसार विधियों का प्रयोग करने की शिक्षा देते हैं। यहाँ पर जो पियाजे महोदय हैं वो कह रहे हैं कि जैसा बालक की स्टेज है, क्योंकि उन्होंने 4 स्टेज बताई है, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन हर एक अवस्था की अलग अलग एज है। तो यानी कि जब बच्चा छोटा है तो उसके आधार पर खेल विधि को यूज़ करो। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाए उसी आधार पर जैसे उसका माइंड का डेवलपमेंट होता जा रहा है उसके काठिन्य स्तर को बढ़ाते जाना। नेक्स्ट है सीखने में प्रगति करने वालों को दंड नहीं देना चाहिए। यानी कि जो बालक सीख रहा है, जिसमें वो प्रगति कर रहा है, उसको उसकी प्रगति के लिए मोटिवेशन देना चाहिए, उसे कभी भी डिमोटिवेट ना करा जाए। ठीक है, अगला आ जाता है कि बालक की समस्याओं का समाधान पहले स्वयं बालक को करने देना चाहिए, जब अधिक आवश्यकता महसूस हो तो मार्गदर्शन करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर पियाजे महोदय कह रहे हैं कि बालक को जो भी समस्याएं हैं वो पहले बच्चे को करने दें। जब बालक चाहे गलत करे चाहे सही करे, पहले उसे खुद करने देना चाहिए। जब बालक थक जाए, जब बालक को सही समाधान ना मिले या फिर जो भी उसमें कुछ चेंजेस होना है उस समय आप उसका मार्गदर्शन करें। स्टार्टिंग में जो भी समस्या है वो बच्चे को स्वयं सोल्व करने देनी चाहिए। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ये पियाजे से संबंधित सारे नोट्स जो हैं वो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। उसके साथ साथ अगर अच्छी लगी है या इससे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।